इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट 5 से 6 नंबर के लिए जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पे हम जो है वो 4 प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे इस पूरे कार्नोट साइकिल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेप 1, 2, 3, 4, और इसका हम कुछ डायग्राम भी देखेंगे कि ये साइकिल जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो सारा चीज मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाइस। तो चलिए भी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, तो चेक जरूर करें। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, सादी कार्नो ने, जो सादी कार्नो नाम की जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1824 में एक उष्मा इंजन की जो है वो कल्पना की थी। मतलब एक हीट इंजन की उन्होंने जो है वो कल्पना किया था। तो आपको पूरे यूनिट में हीट इंजन वर्ड जो है वो बार बार यूज होगा। तो सबसे पहले गाइस तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये उष्मा इंजन जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम जो है वो नोट्स पे आएंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना काफी जरूरी है कि उष्मा इंजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंजन मतलब क्या होता है। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आपके गाड़ी में जो इंजन लगा है, आपके बाइक में जो इंजन लगा है, तो आखिर इंजन होता क्या है। इंजन वो है जो काम करे, जो वर्क करे। यहाँ पे है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन वो इंजन होता है जो कि हीट को जो है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि आपके पास कोई भी बाइक है या स्कूटी है, आप उसमें जो है वो पहले पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल जो है वो जलता है, उसके बाद आपका गाड़ी जो है वो चलता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हीट हो रहा है, पहले हम पेट्रोल को जला रहे हैं, चाहे आप किक मार के जलाओ या फिर सेल्फ स्टार्ट जो भी है। तो पहले वो पेट्रोल जो है वो जलता है, और जल करके मतलब जहाँ पे पेट्रोल जल रहा है वो आपका क्या हुआ, हीट एनर्जी हुआ। उसके बाद उस पेट्रोल, जब वो पेट्रोल जल जाता है, उसके बाद जो आपका बाइक या स्कूटी जो भी है वो जो है वो चलने लगता है, उसका पहिया जो है वो घूमने लगता है। मतलब वहां पे जो है वो वर्क हो रहा है, वहां पे जो है वो कार्य हो रहा है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हीट को, मतलब जो हीट एनर्जी है, उष्मा है, उसे हम लोगों ने यहाँ पे वर्क में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है हीट इंजन, मतलब उष्मा इंजन। तो उष्मा इंजन वो इंजन होता है जहाँ पे हम उष्मा को जो है वो कार्य में जो है वो परिवर्तित करते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि उष्मा इंजन का मतलब क्या होता है, हीट इंजन। तो जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे और देख लेते हैं। मान लो ये आपका पेट्रोल का टंकी जिसे आप कह सकते हो, जहाँ पे आपका जो है वो पेट्रोल या डीजल जो भी है वो भरा हुआ है। जब हम इसे हीट देते हैं, मतलब जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं या फिर किक लगाते हैं जो भी है, तो ये जो आपका पेट्रोल है वो जलने लगता है। आप ये जो जब पेट्रोल या डीजल जो भी है वो जब जलेगा तो वहां से जो है वो हीट उत्पन्न होगा, वहां से जो है वो उष्मा की जो है वो उत्पत्ति होगी। अब क्या होगा, वो जो हीट है वो आपके इस पहिए को, मतलब जो गाड़ी का जो आपका चक्का है उसे वर्क में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो हीट है इसके थ्रू ये जो चक्का है वो जो है वो घूमने लगता है, और आपका गाड़ी या बाइक जो भी है वो जो है वो चलने लगता है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे पेट्रोल से आपका जो है वो गाड़ी जो है वो चलने लग गया, कैसे यहाँ हीट से जो है वो जो हीट है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आप एक चीज बताइए, अगर आप कहीं से 100 किलोमीटर जो है वो आप सफर करके आए हो, या फिर 2 किलोमीटर ही आप जो है वो कहीं से सफर करके आए हो, उसके बाद आप अपने स्कूटी का जो इंजन रहता है उसके आसपास के एरिया को आप टच करके देखना। अगर आप उसे टच करके देखोगे तो वो जो आपका इंजन है वो एकदम गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है। तो आखिर वो गर्म क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि वो जो आपका इंजन है वो गर्म हो जाता है। वो तो ठंडा भी रह सकता है, उसको तो ठंडा भी होना चाहिए, लेकिन जो इंजन है वो गर्म क्यों हो जाता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, वहां से कुछ हीट है, कुछ उष्मा है, वहां से जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। मतलब आपका जो इंजन है, आपके इंजन से जो भी हीट उत्पन्न हो रहा है उससे पूरा कार्य नहीं हो रहा है। वर्क यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो पूरा हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट होता तो आपका जो गाड़ी का जो इंजन है, चाहे आप कहीं से भी सफर करके आओ, आपका इंजन जो है वो ठंडा रहता, लेकिन आपका इंजन जो है वो गर्म है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि वहां से कुछ हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, कुछ एनर्जी जो है वो वहां पे वेस्ट हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब जो सारा हीट है वो पूरे वर्क में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ हीट है जो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सारे हीट को जो है वो हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही आपके उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। मैंने आप लोगों को इस टॉपिक का जो पहला वीडियो है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था
कि हम पूरे ऊष्मा को या फिर संपूर्ण ऊष्मा को हम पूरे वर्क में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ हीट वहां से जो है वो वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ हीट जो है वो वहां से कहीं और जाके जो है वो रिलीज होगा। लेकिन अगर आप पूरे हीट को बिना वेस्ट किए हुए अगर आप वर्क में कन्वर्ट करना चाहो तो वो कभी भी पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% जो है वो नहीं हो सकती। मतलब किसी भी इंजन की जो दक्षता है, मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, काम करने की जो क्षमता है, वो 100% जो है वो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ वहां से वेस्टेज होगा, कुछ ना कुछ चाहे वो हीट वहां से जो है वो रिलीज होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंजन की कल्पना करना चाहोगे जो 100% एफिशिएंसी दे, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जो आपके जो साइंटिस्ट थे, मतलब ये जो मैं आप लोगों को बताई कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये जो है पूरे साइंटिस्ट का कहना है। और ये आपका जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जो कार्नो नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी के ऊपर जो है वो पूरा आपका जो साइकिल है वो उन्होंने जो है वो बताया था। उन्होंने ऐसा इंजन बनाना चाहा जो काफी ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करे। मतलब वो एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी अच्छा वो एफिशिएंसी हमें जो है वो दे सके। तो ये जो आज का आपका जो साइकिल है, इसी से ही जो है रिलेटेड है। तो ये जो उन्होंने साइकिल हमें दिया हुआ है कार्नो साइकिल, वो मात्र एक कल्पना मात्र है। इसे जो है वो हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। उन्होंने केवल जो है वो यहाँ पे थ्योरी आप जो है वो कह सकते हो, केवल उन्होंने एक कल्पना के माध्यम से जो पूरा आपका जो कार्नो साइकिल है उसे उन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि हीट इंजन जो है वो क्या होता है। और हम हीट इंजन जो है वो 100%, कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंसी जो है वो उसकी नहीं हो सकती। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सोर्स, इंजन और सिंक। तो सोर्स क्या है आपका, जहां से हीट निकल रहा है, जहां से उष्मा की जो है वो उत्पत्ति हो रही है, इसे उष्मा स्रोत भी कहा जाता है। मतलब जहां से उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, हीट हमें मिल रहा है, और इसे हम गर्म कुंड भी कहते हैं। गर्म कुंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो हीट है, यहाँ पे जो हीट है वो काफी ज्यादा है। ये मान के चलिए कि ये पेट्रोल का टंकी जिसे आप कह सकते हो, जहां से हमें बहुत ज्यादा जो है वो हीट हमें जो है वो मिल रहा है, क्योंकि वहां पे पेट्रोल या डीजल जो है वहां पे जल रहा है। तो ये जो आपका कुंड है, या जिसे हम सोर्स कहते हैं, उसे हम लोग जो है वो उसका टेम्परेचर मान लो T2 है। T2 टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा होगा। अब इससे जो है वो हीट से जो है वो ये वर्क में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे इंजन है, इंजन जो है वो चल रहा है। मतलब ये जो इंजन है वो इस हीट को जो है वो वर्क में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो अब लास्ट में आप देखते हो सिंक, जिसे ठंडा उष्मा कुंड कहा जाता है, जिसे हम सिंक कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो T1 रहेगा। इसका जो टेम्परेचर है वो सोर्स से जो है वो कम रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग इसमें जो है वो हम लोग किस प्रकार के टेम्परेचर को रखे हुए हैं। यहाँ से जो आपका हीट रिलीज हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आपका स्कूटी का जो इंजन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो वही जो टेम्परेचर है वो मान लो ये है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो मान लो हम लोगों ने इसे जो है वो T1 जो है वो माना हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। सोर्स का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा, आपके सिंक मतलब जो ठंडा उष्मा कुंड है उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा इसके अपेक्षा। मतलब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो T2 है वो T1 से जो है वो ज्यादा रहेगा। T1 का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, T2 का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा। तो ये सारा चीज समझाने का मेरा मेन मतलब आप लोगों को ये बताना था कि जो हीट इंजन है, जो उष्मा इंजन है वो क्या होता है, क्योंकि कार्नो ने पूरे हीट इंजन के बारे में ही अपना जो है वो थ्योरी जो भी है वो प्रस्तुत किया हुआ है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कार्नो साइकिल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कार्नो साइकिल में। कार्नो नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1824 में एक उष्मा इंजन की कल्पना की। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि हीट इंजन जो है वो क्या होता है, जिसकी दक्षता उन दो तापमानों पर निर्भर करता है जिनके मध्य वह कार्य करता है। मतलब इसमें ये वो बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब इसकी जो दक्षता है, इन दो टेम्परेचर पर जो है वो डिपेंड करता है जिसके मध्य वो जो है वो कार्य करता है। मतलब T1
और T2 के टेम्परेचर पे ये जो आपका इंजन का जो भी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता या कार्य करने की जो दक्षता होती है, दक्षता जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है। और पूरे साइकिल में हमें इसी चीज को जो है वो प्रूफ करना है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे इस टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है। और लास्ट में हमें इसी चीज को जो है वो प्रूव भी करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी एफिशिएंसी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करना है, पूरे साइकिल में हमें इसी चीज को जो है वो प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 4 प्रोसेस जो है वो पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका, सबसे पहला स्टेप होगा समतापी प्रसार, जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड होगा रुद्धोष्म प्रसार। ये सब आप जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में जो है वो पढ़ चुके हो। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी है कि क्या होता है समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, और ये सब चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वो चेक कर सकते हो। यूनिट 1 में आप लोगों को ये सारे चीजों का जो है वो डेफिनेशन मिलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। 2 स्टेप तो मैं बता दी, समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार। अब थर्ड स्टेप हम देखते हैं समतापी संपीड़न, जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और स्टेप 4 में आपका रुद्धोष्म संपीड़न, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये तो आपका 4 प्रोसेस है। चारों प्रोसेस में 4 टाइप के आपके जो है वो इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे। चारों इक्वेशन को जो है वो आप लोगों को समझना है। तो एक एक करके हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ में हम जो है वो इसका जो भी जो साइकिल मैंने आप लोगों को जो दिखाया हुआ है वो साइकिल भी हम जो है वो देखते जाएंगे। एक एक करके हर स्टेप में जो है वो अलग अलग जो है वो इस टाइप से जो है वो साइकिल जो है वो बनते जाएगा। स्टेप 1 में, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो हर स्टेप में जो भी हो रहा है उसे हम जो है वो इस साइकिल में जो है वो लिखते जाएंगे कि कैसे उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सारी चीजों को हम जो है वो ये जो आपका डायग्राम है उसमें एक एक करके जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो चलिए हम सबसे पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है समतापी प्रसार, या जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। सोर्स क्या है, सिंक क्या है, इंसुलेटर क्या है। मींस सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T2 है। इसका जो सोर्स का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद सिंक का टेम्परेचर जो है वो T1 है। सिंक का जो टेम्परेचर है वो काफी कम है, सोर्स की अपेक्षा जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो काफी कम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम जो है वो एक सिलेंडर लेंगे और इसमें हम जो है वो एक आदर्श गैस को जो है वो अंदर में डाल देंगे। इसके अंदर जो है वो आदर्श गैस जो है वो भरी हुई है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो लिया हुआ है। सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने आदर्श गैस को भरा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे पिस्टन जो लगा हुआ है, मतलब प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो ये ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइप से ये जो है वो पिस्टन लगा हुआ है। लेकिन ये जो आपका सिलेंडर है वो काफी जो है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब इतना प्रोटेक्टेड है कि जो वातावरण का जो तापमान है, वातावरण का जो भी प्रेशर वगैरह है वो इसका इफेक्ट जो है वो नहीं करेगा। मतलब ये अच्छे से जो है वो ये जो हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ है ये एकदम जो है वो आपका जो है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन केवल ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो है वो टेम्परेचर का आदान प्रदान जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस सिलेंडर को इस सोर्स के ऊपर रख दे, इस सोर्स के ऊपर रख दे, तो ये सोर्स का जो टेम्परेचर है वो इस सिलेंडर के अंदर जो है वो जा सकता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक इमेजिनरी हम लोगों ने इस टाइप से किया हुआ है। इस टाइप से हम जो है वो प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को सिलेंडर बोलूं तो आप लोग समझ जाना कि इस टाइप से जो है वो सिलेंडर है जिसके अंदर जो है वो कोई गैस भरा हुआ है। और ये जो इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, मतलब जो आयतन है, उसे हम V मानेंगे। उसका जो प्रेशर है, मतलब जो उसका दाब है, उसे हम जो है वो P मानेंगे। और इसका जो टेम्परेचर है उसे जो है वो हम T मानेंगे। और ये जो आपका सिलेंडर है अगर सोर्स से कुछ हीट अपने अंदर लेता है तो इसे हम जो है वो Q मानेंगे। अगर ये इससे कुछ उष्मा अवशोषित करता है, इस सोर्स से ये सिलेंडर अपने अंदर उष्मा को अगर अवशोषित करते हैं तो जो भी उष्मा अवशोषण होगा उसे हम जो है वो Q मानेंगे। तो अगर मैं P बोलूं तो अगर आप समझ जाना प्रेशर, V बोलूं तो समझ जाना जो भी उसका वॉल्यूम है, और T बोलूं तो समझ जाना वो टेम्परेचर है, और Q मतलब यहाँ पे हीट, Q को जो है वो हम हीट से जो है वो डिनोट करते हैं। और अगर मैं W बोलूं तो आप समझ जाना यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, जो भी कार्य होगा उसे हम जो है वो W से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समतापी प्रसार, या जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
तो बेलनाकार सिलेंडर मतलब जो बेलन है, सिलेंडर में ली गई 1 मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक अवस्था में ताप जो है वो T2, दाब जो है वो P1 और आयतन जो है वो V1 होगा। तो जो सबसे पहला उसका प्रारंभिक अवस्था है, उस कंडीशन में जो आपके सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका जो प्रेशर है वो P1 होगा, वॉल्यूम जो है वो V1 होगा और जो टेम्परेचर है वो T2 होगा। तो इसे हम भूल ना जाए करके इसे हम जो है वो इस साइकिल में एक एक करके जो है वो लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसा एक डायग्राम बना लेना है। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, हम लोग बिंदु ए पे जो है पॉइंट ए पे जो है वो हम फोकस करेंगे। बाकी ये सब चीज को अभी आप इग्नोर कीजिएगा, ये सब चीज हम जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ए पे जो है वो फोकस करना है। तो जो हम लोगों ने सिलेंडर लिया हुआ है उसके सबसे इनिशियल स्टेज में जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है उसमें जो उसका प्रेशर है वो P1 होगा, वॉल्यूम जो है वो V1 होगा और जो टेम्परेचर है वो T2 होगा। तो ये उसके जो है वो प्रारंभिक अवस्था की जो है वो बात है। लेकिन जब हम इस पे जो है वो समतापी प्रसार करते हैं, मतलब यहाँ पे जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो उस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो P2 हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाता है। मतलब ये आपका प्रारंभिक अवस्था है और ये जो है वो आपका आप द्वितीय अवस्था भी बोल सकते हो। मतलब जो पहले की अवस्था है उसमें इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर जो है वो T2 रहेगा। अब दूसरे अवस्था में इसका जो प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इसका जो है वो T2 ही रहेगा। अब इसका टेम्परेचर T2 ही क्यों रहेगा, इसके टेम्परेचर में जो है वो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो है वो समतापी प्रसार है, मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़े थे कि उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आपका टेम्परेचर T2 है वो T2 ही रहेगा, भले प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन आपका टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप जो पुराना नोट्स है आइसोथर्मल का वो आप निकाल के देख सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर आपके आइसोथर्मल में जो है वो नहीं हो सकता। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो गैस को T2 ताप वाले उष्मा कुंड के ऊपर रखते हैं। तो जैसा कि हम जो आपका सिलेंडर है उसे हम सोर्स के ऊपर रख देते हैं, तो इनका समतापी प्रसार जो है वो किया जाता है। प्रसार करने पर गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, दाब जो है वो P1 से जो है वो P2 हो जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले डायग्राम में जो है वो दिखाया हुआ है। प्रोसेस में गैस उष्मा कुंड से Q हीट जो है वो अवशोषित कर रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो सिलेंडर है उस कुंड से, मतलब उस सोर्स से जो भी हीट को अपने अंदर जो है वो अवशोषित करेगी तो उसे जो है वो हम Q मानेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन जो है वो कितना हो रहा है, किया गया कार्य जो है वो समतापी प्रसार में किया गया कार्य जो है वो कितना है। तो कार्य को हम जो है वो W से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो उष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा था डेल्टा E इक्वल Q माइनस W होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा E का मान जो है वो 0 होगा। डेल्टा E मतलब क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा। तो समतापी प्रसार में जो सिलेंडर का जो आंतरिक ऊर्जा रहेगा उसका मान जो है वो यहाँ पे 0 रहेगा, और जो वर्क रहेगा वो अवशोषित की जो भी उष्मा अवशोषित हो रही है उसके जो है वो बराबर रहेगा। मतलब W इक्वल जो है वो Q2 यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। तो अब उसके अंदर जो गैस है उसके अंदर टोटल किया गया जो भी कार्य है उसकी जो है वो हम गणना करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से जो है वो लिखेंगे W1 इक्वल W1 मतलब यहाँ पे जो हमारा पहला ही स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हम जो है वो समतापी प्रसार कर रहे हैं, वहां पे जो किया गया कार्य है उसे हम जो है वो W1 से जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 4 स्टेप पढ़ेंगे, चारों स्टेप में हमें जो है वो वर्क देखना है। तो अलग अलग स्टेप में जो है वो वर्क जो है वो वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 करके हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले स्टेप के लिए हम वर्क को जो है वो W1 करके जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 से V2 में जो है वो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। पहले वॉल्यूम कितना था, V1 था, उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो हम इसे इस प्रकार से V1 V2 जो है वो लिख सकते हैं, लिखेंगे। मतलब अब ये होगा PdV। इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि W1 इक्वल होगा V1 V2 PdV।
अब हम आदर्श गैस के समीकरण में देखते हैं। आदर्श गैस के लिए हम पीवी इक्वल जो है वो आरटी, मतलब आदर्श गैस के लिए जो पीवी का जो वैल्यू है वो आरटी के इक्वल जो है वो होता है। तो अगर हम पी को इधर रखे, वी को इस तरफ लाए, तो आपका ये आरटी अपॉन वी जो है वो हो जाएगा। तो अब जो पी का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है आरटी अपॉन वी, उसे हम पी के जगह यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो हम लोगों ने ये वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका W1 इक्वल हो जाएगा RT2 V2 अपॉन V1। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो RT2 है उसे हम लोगों ने इस प्रकार से जो है वो लिख दिया है, और ये जो आपका VV जो है वो यहाँ पे से जो है वो कट जाएगा, और ये जो आपका V2 V1 है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 करके जो है वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें जो फर्स्ट स्टेप का जो हमारा वर्क हुआ है, तो W1 इक्वल Q2, मतलब अवशोषित उष्मा के बराबर, मतलब जो भी उष्मा वहां पे अवशोषित कर रहे हैं उसके बराबर जो है वो यहाँ पे वर्क होगा। तो वर्क इक्वल, पहले स्टेप के लिए वर्क इक्वल हमें RT2 V2 अपॉन V1 जो है वो प्राप्त हुआ। ये आपका जो है वो समीकरण 1 जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आप देख रहे हो थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये आपसे जो है वो उतना बनते जाएगा। मैं आप लोगों को डायग्राम समझा सकती हूँ, जो भी यहाँ पे हो रहा है समझा सकती हूँ, बट इक्वेशन कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो स्टेप में 1 में आप लोगों को इतना याद रखना गाइस कि जो वर्क होगा, स्टेप 1 में जो वर्क होगा W1 जिसे हम जो है वो प्रदर्शित करेंगे, उसका वैल्यू आपका जो है वो इतना आया हुआ है आदर्श गैस के लिए, क्योंकि सिलेंडर में हम लोगों ने आदर्श गैस भरा हुआ है। तो ये जो भी PVRT है वो सब आदर्श गैस के जो है वो उस तरफ जो है वो आदर्श गैस के लिए जो है वो ये सारा चीज जो है वो यूज होता है। तो सबसे पहला तो आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, W1 इक्वल होगा आपका RT2 IN V2 अपॉन V1। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। में हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार, या जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है इसकी, ये जो आपका सिलेंडर है उसे सोर्स से उठा करके आपको जो है वो इंसुलेटर के ऊपर जो है वो रख देना है। पहले स्टेप में हम लोग ये सिलेंडर को किसके ऊपर रखे थे, सोर्स के ऊपर रखे थे। अब हमको क्या करना है, ये सिलेंडर को आपको उठाना है और आपको इंसुलेटर के ऊपर जो है वो रख देना है। इतना क्लियर हुआ। तो अगर हम इसे इंसुलेटर के ऊपर रख दे तो बिंदु बी पर गैस का जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो हम लोगों ने आदर्श गैस लिया हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो T2 हो जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है वो T2 होगा, आयतन जो है वो V2 होगा, और दाब जो है वो P2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, सेकंड जो हमारा पॉइंट है B, जिसे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में तो आप समझ गए थे। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है, और प्रेशर जो है वो P2 है, और वॉल्यूम जो है वो V2 है। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब गैस का रुद्धोष्म प्रसार जो है वो किया जाता है, जिससे गैस का आयतन बिंदु C पर V2 से बढ़कर के जो है वो V3 हो जाता है। अब जो है वो हम इसका जो है वो रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होगा, प्रेशर जो है वो यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका प्रेशर होगा वो P2 से जो है वो P3 हो जाएगा। प्रेशर जो है वो P2 से P3 हो जाएगा आपके सेकंड स्टेप में, और जो वॉल्यूम है वो V2 से जो है वो V3 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो T2 से घटकर जो है वो T1 जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे पहले स्टेप में जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो पहले बढ़ा हुआ था वो घट करके जो है वो T1 में जो है वो चला जाएगा। मतलब जो पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आइसोथर्मल नहीं है, ये यहाँ पे जो है वो रुद्धोष्म है। तो रुद्धोष्म में टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे जो है वो T1 जो है वो रह जाएगा। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए जो भी अवशोषित उष्मा है वो Q इक्वल जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो सिलेंडर है उसे इंसुलेटर के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। तो इंसुलेटर के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है, तो वहां तो ऐसा कोई हीट वगैरह नहीं है जिससे वो हीट को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर सके, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वहां से कुछ भी चीज को वो अवशोषित नहीं कर सकते। तो जो भी अवशोषित उष्मा Q का जो भी आपका वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका भी हम वर्क डन निकालेंगे। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा इक्वल Q माइनस W होता है, तो आपको पता है, और Q का मान यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अवशोषित उष्मा जो है वो 0 होगा।
तो और डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पे कमी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये ऊष्मा को जो है वो यहाँ पे अवशोषित नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा ई में जो भी परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन है, वो आपका जो है वो माइनस में जो है वो आप लिख सकते हो, या आंतरिक ऊर्जा में जो है वो कमी होगा तो इसे हम माइनस से जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में जो भी कमी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में जो है वो जो भी कमी हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, केवल थोड़ा सा ही वहां पे जो है वो कमी हो रहा है। तो बहुत जब सूक्ष्म मात्रा में किसी चीज में कमी होती है तो उसे हम जो है वो डी से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो माइनस डेल्टा ई है उसे हम माइनस डी ई करके जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो W2 इक्वल हो जाएगा माइनस डी ई। हम जानते हैं कि डी ई इक्वल होता है सीवी डी टी। डीई का मतलब डीई के इक्वल हम जो है वो सीवीडीटी यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सीवीडीटी का वैल्यू को जो है वो यहाँ पे रख देना है। तो ये आपका W2 इक्वल हो जाएगा माइनस सीवी, और ये T2 से T1 पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो T2 से घट करके T1 में जो है वो जा रहा है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे माइनस सीवी T2 T1, और ये आपका dt इसी प्रकार से जो है वो रह जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये जो आपका है उसे हम इस T1 माइनस T2 भी जो है वो लिख सकते हैं। इसके बदले हम जो है वो इसे डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा ना लिख के डायरेक्ट आप T1 माइनस T2 भी इसे जो है वो लिख सकते हो। तो W2 इक्वल माइनस CV T1 माइनस T2 जो है वो हो जाएगा। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, जो T2 माइनस T1 भी आप इसे लिख सकते हो, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ से जो है वो हट जाए, निगेटिव यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो W2 इक्वल आपका CV T2 माइनस T1 जो है वो हो जाएगा। तो ये जो आपका जो सेकंड स्टेप है उसमें जितना वर्क हुआ है ये इसे जो है वो हम W2 से जो है वो प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका समीकरण 2 जो है वो बन जाएगा। तो 2 स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो थर्ड स्टेप की, अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो सिलेंडर आप लोगों ने इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ था वो सिलेंडर को आपको जो है वो सिंक के ऊपर जो है वो डाल देना है। तो ये जो आपका सिलेंडर है वो सिंक के ऊपर हम लोग T1 के ऊपर जो है वो, जिसका टेम्परेचर T1 है, उसके ऊपर हम लोग उस सिलेंडर को जो है वो रख देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वो समतापी संपीड़न हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है आपके थर्ड स्टेप में। तो अब गैस सिलेंडर को अचानक जैकेट मतलब इंसुलेटर से निकाल कर ठंडे उष्मा कुंड मतलब T1 में रख दिया जाता है तथा गैस का समतापी संपीड़न किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आइसोथर्मल वर्ड आ गया है। तो आइसोथर्मल अगर वर्ड कहीं भी आता है तो वहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज जो है वो नहीं होगा। तो अगर टेम्परेचर यहाँ आपका T1 है तो टेम्परेचर जो है वो T1 ही रहेगा। तो समतापी संपीड़न करने से जो गैस का आयतन है वो जो है वो V3 से जो है वो V4 हो जाता है, जो प्रेशर है वो P3 से P4 हो जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो T1 ही जो है वो रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे D में जो है वो पहुंच चुके हैं। तो जो आपका टेम्परेचर, जो आपका प्रेशर P3 था वो P4 हो जाएगा, जो V3 था वो V4 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो आपका T1 ही रहेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए आगे हम वर्क डन देखते हैं, कितना वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इसे जो है वो आप निगेटिव में भी लिख सकते हो और इसे जो है वो पॉजिटिव में भी लिख सकते हो। मतलब माइनस W3 इक्वल माइनस Q1। Q क्या है, जो भी अवशोषित जो उष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है उसे हम Q से प्रदर्शित करेंगे, और W मतलब किया गया कार्य। तो इसे हम जो है वो माइनस W3 इक्वल माइनस Q1 जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्क हो रहा है वो अवशोषित उष्मा के जो है वो बराबर होगा। या फिर आप इसे जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में भी जो है वो इसे लिख सकते हो। तो W3 इक्वल हो जाएगा V3 से V4, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V3 से V4 में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम PdV जो है वो लिख देंगे। तो आदर्श गैस से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा RT1, मतलब ये जो आपका PdV है उसके जगह आप लिख सकते हो RT1 dV अपॉन V। तो ये VV जो है वो यहाँ से कट जाएगा और आपका केवल यहाँ पे बच जाएगा RT1, और V4 अपॉन V3 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका समीकरण 3 बन गया। मतलब थर्ड स्टेप के लिए जो आपका वर्क का जो वैल्यू आएगा वो इतना जो है वो आएगा।
अब हम चौथा स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे रुद्धोष्म संपीड़न, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें क्या होगा, जो सिलेंडर को हम लोगों ने सिंक के ऊपर रखा हुआ था उसको हम लोग फिर से सोर्स के ऊपर जो है वो रख देंगे। मतलब जो पहले जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में हम उसे जो है वो फिर से ला देंगे। तो पहले टेम्परेचर क्या था आपका, T1 था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये समतापी प्रसार नहीं है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर भी आपका जो है वो कम हो जाएगा। मीन्स जो प्रेशर P4 था वो V4 हो जाएगा, जो वॉल्यूम V4 था वो V1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिर से इसे जो है वो हम प्रारंभिक अवस्था में जो है वो पहुंचा देते हैं। आपका प्रेशर P1 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो V1 हो जाएगा, और टेम्परेचर फिर से आपका जो है वो T2 हो जाएगा। तब जो भी है वो अपने फिर से प्रारंभिक अवस्था में जो है वो रिटर्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइकिल यहाँ पे जो है वो चल रहा है। यही जो आपका साइकिल है उसे हम कार्नो साइकिल जो है वो कहते हैं। तो देखते हैं चौथे स्टेप में जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है। इस स्टेप में गैस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था A में जो है वो पहुंच जाता है। V4 से घटकर V1, T1 से T2 तथा P4 से घटकर P1 जो है वो हो जाता है। पे भी हम वर्क डन जो है वो देख लेते हैं। तो इसे हम W4 से जो है वो प्रदर्शित करेंगे, माइनस CV। टेम्परेचर T1 से जो है वो T2 यहाँ पे चेंज हो रहा है, और DT। तो इसे हम जो है वो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, या फिर T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो ये आपका वर्क 4 का जो है वो समीकरण 4 बन जाएगा। अब आपका चारों स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। चारों स्टेप में जो भी वर्क आया अब हम उसे जो है वो टोटल करेंगे। मतलब वर्क 1, वर्क 2, वर्क 4, वर्क 3, वर्क 4 सभी को हम जो है वो काउंट करते हैं। तो टोटल आपका जो संपूर्ण कार्य है, जो भी आपने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है, तो वहां पे हम टोटल वर्क जो है वो निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो जो भी वैल्यू है उसे आप रखते जाइए। W1 का वैल्यू क्या आया था, RT2 V2 अपॉन V1। W2 का वैल्यू ये आया था, W3 का वैल्यू ये आया था, W4 का वैल्यू इतना आया था। सबको आपको जो है वो जोड़ देना है। तो ये आपका जो CV T2 माइनस T1 और ये जो है वो आपस में जो है वो कट जाएंगे। तो आपके पास केवल बच जाएगा RT2 और RT1। तो इसे आप जो है वो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, और इसे जो है वो आप निगेटिव भी जो है वो लिख सकते हो। तो आपको दो प्रकार का यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा समीकरण 5। टोटल वर्क हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम टोटल उष्मा यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि पूरे साइकिल में जो टोटल उष्मा अवशोषित किया गया था उसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए कि टोटल साइकिल में जो आपका अवशोषित उष्मा था, मतलब जो भी टोटल हीट यहाँ पे जो है वो अवशोषित हुआ है, उसका वैल्यू जो है वो RT2 माइनस T1 V2 अपॉन V1 जो है वो होगा। इसे आप समीकरण 6 जो है वो मान सकते हो। तो ये जो आपका समीकरण 5 है और जो समीकरण 6 है उसका वैल्यू जो है वो बराबर रहेगा। मतलब पूरे साइकिल में जितना वर्क किया गया है और पूरे साइकिल में जितना उष्मा अवशोषित किया गया है उसका वैल्यू जो है वो सेम रहता है। मतलब आप इसे W इक्वल Q जो है वो लिख सकते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं दक्षता की गणना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो जो हमारा जो उष्मा इंजन था, हीट इंजन था, उसका हम जो है वो टोटल एफिशिएंसी देखते हैं कितना है उसका एफिशिएंसी। तो यही हमें जो है वो लास्ट में प्रूफ करना था कि जो दक्षता है किसी मशीन इंजन की जो है वो कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि W इक्वल हम जो है वो Q लिख सकते हैं। जो टोटल वर्क हुआ है, टोटल अवशोषित उष्मा है, वो दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है वो बराबर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि Q का वैल्यू जो है वो इतना है, जो लास्ट में आप लोगों को Q का वैल्यू बताया हुआ था, Q इक्वल जो है वो इतना होता है। तो आप इसे W इक्वल जो है वो इस तरीके से जो है वो लिख सकते हो। और अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 का वैल्यू भी मैंने आप लोगों को बताया था, RT2 V2 अपॉन V1 जो है वो Q2 का वैल्यू है। तो अगर हम W अपॉन Q2 लिखे तो W का जो भी वैल्यू है, जो भी वर्क का जो वैल्यू है वो आप जो है वो यहाँ पे लिख देना, और Q2 का जो वैल्यू है वो जो है वो आप नीचे लिख दोगे। ऐसे इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये आपका V2 अपॉन V1 ये जो है वो कट हो जाता है, और ये R जो है वो कट हो जाएगा। आपके पास केवल बच जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ऐसा आप लिख दोगे, ये आपका समीकरण 7 जो है वो बन जाएगा।
अब हम आगे देखते हैं, W इक्वल होता है Q2 माइनस Q1। तो जैसा कि आपको W का वैल्यू पता है, W जो वैल्यू है हम इसे इस प्रकार से लिख, W का जो भी वैल्यू है उसे हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2, और ये जो Q2 माइनस Q1 है उसे हम जो है वो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो लास्ट में क्या आया, आपका जो टोटल एफिशिएंसी है वो उसे हम जो है वो इस प्रकार से लिखते हैं, और जो टोटल एफिशिएंसी है वो आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 और Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 जो है वो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मशीन, जो भी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो जो है वो उसके टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है, जिसके मध्य वो जो है वो कार्य कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि दो प्रकार का टेम्परेचर था हमारे पास, T2 और T1। तो जो आपके मशीन की जो भी एफिशिएंसी होगी उन दोनों के टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करेगा, जिसके बीच जो है वो वर्क हो रहा है। तो यही चीज हमें लास्ट में प्रूफ करना था, और ये आपका हो गया समीकरण 8। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, बार बार इसे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, काफी इजी टॉपिक है ये। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।